So, hello children, welcome you all to Gracewell Tutorials. आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 2 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री. चिल्ड्रन, इफ यू हैव सीन पार्ट 1 तो उसमें हमने कवर किया था कि व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री एंड पीरियडाइजेशन ऑफ टाइम एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम. So now in this part 2 we will continue ahead, but before that you should think. Okay, अब इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करने चाह रहे हैं उसी चैप्टर को, तो आप लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए इन क्वेश्चंस के बारे में कि हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम. हम इंडिया इंडिया करते हैं, हम इंडिया बोलते हैं, ये इंडिया नाम या हम बोलते हैं भारत, ये शब्द आखिर आए कहां से, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं, उसको इन्फ्लुएंस किसने किया. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री. और ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसके सोर्सेज क्या है, इसका जरिया क्या है, कैसे हमें पता चलता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, राइट. सो चिल्ड्रन, यू विल लर्न इन दिस वीडियो हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, भारत को उसका नाम कैसे मिला, हाउ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड इंडियन हिस्ट्री, किस तरह से भारत का भूगोल भारत के इतिहास को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारी फिजिकल लोकेशन है वही इंडियन हिस्ट्री को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, राइट. सो दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. आप बीच बीच में चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यही सब आपके काम आएगा नोट्स लिखने के लिए और क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए भी. इन दिस वीडियो चिल्ड्रन आई विल गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बट इन डिटेल सोर्स ऑफ हिस्ट्री का मैं अलग से एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सब बच्चे इसे पहचानते होंगे, ये है प्लैनेट अर्थ, या जिसे हम कहते हैं मदर अर्थ, राइट. इसमें जो बच्चों आप ये बिल्कुल सेंटर में रेड कलर का देख रहे हैं, ये है हमारा इंडिया. जब हम अर्थ को देखते हैं तो एक बार में हम आधी अर्थ ही देख पाते हैं. आधी अर्थ इसके बैक साइड है, तो हम वो वाला साइड देख रहे हैं जहां पर इंडिया है. और अगर आप इस साइड को ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे वाले हिस्से में इंडिया के 3 साइड्स सिर्फ और सिर्फ पानी है. ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है वो पानी है. और 3 साइड अगर आप देखेंगे मींस टॉप पर और आधे आधे ईस्ट और वेस्ट में, तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है लैंड मास. साथ में जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें ये ज्योग्राफी समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी को नहीं समझते, इंडिया की लोकेशन को नहीं समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें चिल्ड्रन हमें समझनी डिफिकल्ट हो जाती हैं हिस्ट्री में. जब हमारे टीचर्स बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है, नॉर्थ वेस्ट में वैसा है, ये चीज साउथ ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये मिडिल में है, अब ये सब हम समझ नहीं पाते. और जब हम समझ नहीं पाते तो हम लर्न भी नहीं कर पाते. तो आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेना है इंडिया की लोकेशन. साथ में आपको मैंने बराबर में दिया है डायरेक्शन का मैप. डायरेक्शन समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. वैसे तो पहली क्लासेस में भी आपको ये डायरेक्शन समझाई गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से समझाती हूँ कि जब भी हम इंडिया के मैप को देखते हैं या वर्ल्ड के मैप को देखते हैं, तो इस डायरेक्शन मैप को ध्यान से देखिए. इसमें लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे एन डिनोट करता है नॉर्थ को. तो हमेशा स्टूडेंट्स किसी भी एरिया की या किसी भी रीजन की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर वाला हिस्सा होगा एंड नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, एस फॉर साउथ. ओके, राइट में हमेशा ई फॉर ईस्ट होगा और वेस्ट में हमेशा लेफ्ट में हमेशा डब्ल्यू फॉर वेस्ट. नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स जब हम ऊपरी हिस्से की बात करें तो नॉर्थ के राइट में नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ के लेफ्ट में नॉर्थ वेस्ट होगा. सिमिलरली साउथ के राइट में साउथ ईस्ट होगा और साउथ के लेफ्ट में साउथ वेस्ट. ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. आगे भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा.
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम, इंडिया को उसका नाम कहां से मिला, राइट। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इंडिया चिल्ड्रन, ये डिराइव किया गया है रिवर इंडस के नाम से, ओके। और इंडस रिवर का संस्कृत नेम है सिंधु, बट आपको ये सिंधु वर्ड से नहीं लिया गया, ये इंडस से लिया गया है क्योंकि पूरा सेंट्रल एशिया और जो हमारा अरब कंट्रीज है ना, यानी कि वेस्ट ऑफ एशिया, ये इंडस रिवर को बहुत अच्छे से पहचानता था। इंडस रिवर बहुत प्राचीन रिवर है और इंडस रिवर के ईस्ट में जो रीजन है उसको इंडिया कहा जाता था, यानी कि इंडस रिवर के ईस्ट वाला रीजन इंडिया, ओके। तो इस तरह से इंडिया का नाम जो है वो इंडस रिवर से पे पड़ा, इंडिया। अनदर वर्ड आता है भारत, दूसरा नाम जो हम इंडिया के लिए बोलते हैं वो बोलते हैं भारत। तो भारत रेफर करता है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको डायरेक्शन मैप दिखाया था पिछली स्लाइड में, तो आप याद कीजिए, नॉर्थ हुआ ऊपर की तरफ और नॉर्थ के लेफ्ट में हुआ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था, बेसिकली भारत। और भारत के नाम पर ही अगर आपने अपने कभी पेरेंट्स से सुना हो या आपने रामायण महाभारत देखी हो तो उसमें भी सुना होगा, हम लोग भरतवंशी कहे जाते हैं क्योंकि राजा भरत के ही वंशज आगे इंडिया में ग्रो करे हैं। और ये जो भारत वर्ड है ना, इसका आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इसका भी प्रूफ है कि क्या ये सच है या नहीं। तो ऋग्वेद जो सबसे पहला संस्कृत का कंपोजिशन है, संस्कृत में लिखी गई जो सबसे पहली बुक है, हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसमें भी इस शब्द का वर्णन मिलता है। लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले मैप को समझ लेते हैं, इंडिया के मैप को। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। यू मस्ट नो कि देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और उनमें से एक है एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड और एशिया का ही पार्ट है इंडिया। और इंडिया बिकॉज एशिया के साउथ में है, तो ये पूरा एरिया लाइक जिसमें कि आपका इंडिया भी इंक्लूड होता है, बांग्लादेश भी इंक्लूड होता है, बर्मा भी इंक्लूड होता है, पाकिस्तान इंक्लूड होता है, ये नेपाल, ये सब मिलके बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। साथ में मैंने आपके लिए डायरेक्शन मैप भी रखा है ताकि आप इसको देखकर याद आए और आप समझें कि हम बात कर रहे थे। अभी मैंने आपको बताया इंडस रिवर की, तो चलिए चिल्ड्रन देखते हैं इंडस रिवर आखिर है कहाँ। ये देखिए, ये आपको एरो शो कर रहा है एक लाइन पे और उस एरो के ठीक नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है इंडस। तो ये जो ब्लू लाइन है जो ऊपर नॉर्थ वेस्ट से होके, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से होके नीचे तक जा रही है, पूरे वेस्ट तक जा रही है, गुजरात तक, रन ऑफ कच्छ तक, और जाके अरेबियन सी में मिल रही है। दिस इज इंडस रिवर। एट प्रेजेंट इट इज नॉट इन इंडिया, अभी ये इंडिया में नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पार्ट है ये, राइट। सो दिस इज रिवर इंडस। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस एरिया में रहने वाले लोगों को इंडस रिवर के ईस्ट वाले रीजन को इंडिया कहा जाता था। तो आप देखिए, इंडस रिवर के ईस्ट में ये पूरा रीजन है जो आज का प्रेजेंट इंडिया है, इसको इंडिया कहा जाता था। और अगर भारत की बात करें तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर जो लोग रहते थे, लोगों का ग्रुप रहता था, उनको भारत कहा जाता था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट आप देखिए, ये एरो आपको प्रेजेंट कर रहा है हिमालय। तो ये एरो आपको वहां रिप्रेजेंट शो कर रहा है जहां पर हिमालय वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये हिमालयन रेंज फैली हुई है पूरा नॉर्थ से। आप देखिए, पूरा ये जो ब्राउन कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन कलर और व्हाइट कलर, ये आपको पूरा हिमालयन रेंज को शो करता है। तो आप देख सकते हैं पूरा नॉर्थ में हिमालय से की रेंज से इंडिया घिरा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए विंध्य माउंटेन रेंज, ये एरो आपको शो कर रहा है। तो ये माउंटेन रेंज इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आती है। आप देखिए, इन द मिडल ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये इंडिया को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया।
You can see this arrow. It is showing you the southern peninsula. But southern peninsula ऐसा नहीं कि जो सिर्फ arrow दिख रहा है वहां तक है. मैं आपको शो करती हूँ. ये पूरा एरिया जो मैंने ये V बनाया हुआ है, ये पूरा एरिया कहलाता है southern peninsula. Peninsula वर्ड आप याद कर लीजिए चिल्ड्रन. Peninsula वर्ड यूज किया जाता है लैंड के उस एरिया के लिए जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ होता है. जैसे आइलैंड बोलते हैं उस हिस्से को जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है. दैट इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स. बट पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम इट्स 3 साइड्स. So this is southern peninsula because it is surrounded by water body on all its 3 sides. इसके ईस्ट में आप देखिए तो वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है. राइट, लेट्स कंटिन्यू. नाउ मैंने आपको पूछा था कि इंडियन हिस्ट्री को किस चीज ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, और बताया भी था कि इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी, ये जो मैंने अभी आपको इंडियन ज्योग्राफी समझाई है, इसी का सबसे ज्यादा असर इंडियन हिस्ट्री पर हुआ है. ये जो सदर्न पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, इट इज सराउंडेड बाय सी. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र था और समुद्र है, आज भी है, और पानी है, तो ये हमेशा सेफ रहा एरिया. किसी की भी इस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पुराने समय में इतने बड़े बड़े शिप, सबमरीन्स, ये सब नहीं था. तो इट वॉज नॉट इजी टू क्रॉस सच अ बिग रिवर, सच अ बिग ओशन और सी टू अटैक ऑन वन कंट्री. तो इंडिया पे अटैक करना आसान नहीं था, 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण. तो ये जो सदर्न पेनिनसुला था, ये बीइंग सराउंडेड बाय सी, it has always been safe. The Great Himalaya and East and West mountain ranges separates India from rest of Asia. उधर जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, साउथ में आ गया सी, और नॉर्थ में क्या आ गया? द ग्रेट हिमालय एंड ईस्ट एंड वेस्ट माउंटेन रेंजेस. इन्होंने हमेशा से इंडिया को पूरे एशिया से अलग करके रखा. तो देखा जाए तो इंडिया की ज्योग्राफी हमेशा बहुत सेफ रही. एक तरफ माउंटेन्स थे तो एक तरफ पानी था, लेकिन फिर भी विदेशों से आक्रमणकारी आए और इंडिया पर अटैक किया, इन्वेडर्स आए. अब वो कहां पर आए? तो दैट वी विल कम टू नो. अब जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, अभी मैंने आपको मैप में समझाया था, नॉर्थ वेस्ट, रिकॉल कीजिए, इंडस रिवर का ऊपर वाला हिस्सा, उस एरिया में थे बोलन, गोमल एंड खैबर पासेस. अब ये पासेस क्या होते हैं? ये होते हैं नेचुरल बने हुए रास्ते. कि पहाड़ है लेकिन पहाड़ों में से भी रास्ते बने हुए हैं, नेचुरल रास्ते बने हुए हैं. तो ये बोलन, गोमल और खैबर पास रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, जिन्होंने काम किया एक गेटवे का फॉर द इन्वेडर्स. अब ये इन्वेडर वर्ड भी आपका हिस्ट्री में बहुत आने वाला है. इन्वेडर्स वो लोग होते हैं, यानी कि हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं घुसपैठिए, जो लोग दूसरों के घर में घुस जाते हैं, राइट, मौका देख के. तो एक्चुअली ये इनके लिए एक चोर दरवाजे जैसे ही थे, बोलन, गोमल एंड खैबर पास. और इन्होंने सेंट्रल एशिया के लोगों ने और वेस्ट एशिया के लोगों को यहां से अंदर एंटर करने का, इंडिया में एंटर करने का और इंडिया पे अटैक करने का मौका मिला. लेट्स कंटिन्यू in the next slide. Similarly, नॉर्दर्न माउंटेन्स में भी, टॉप की बात करें हम, इंडिया के नॉर्थ की बात करें, तो वहां पर भी कुछ पासेस हैं लद्दाख वाले रीजन में, जो हमारा एट प्रेजेंट लद्दाख है प्रेजेंट में, उस वाले रीजन में, जो हमें सेंट्रल एशिया से और तिब्बत से जोड़ते हैं. तो इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा? इधर से अटैकर्स तो नहीं आए, लेकिन इधर से लोग आए और गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए. इन्हीं पासेस की वजह से बौद्ध धर्म तिब्बत में, चाइना में फैला, या सेंट्रल एशिया में फैला. नेक्स्ट है इन द नॉर्थ ईस्ट. अब रिकॉल कीजिए नॉर्थ ईस्ट को. नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत माउंटेन रेंज है, बट देयर आर वेरी फ्यूअर पासेस. वहां पर रास्ते नहीं है, जिन्होंने इफेक्टिवली केप्ट चाइना सेपरेटेड फॉर इंडिया. इंडिया को चाइना से बिल्कुल अलग करके रखा.
प्राचीन टाइम की बात कर रहे हैं हम, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन। कंफ्यूज मत होइएगा, आज की बात नहीं है। आज तो चाइना से कोई भी इंडिया आ सकता है, बहुत इजीली इंडिया से लोग चाइना जा सकते हैं, बिकॉज अननेचुरल पैसेज बहुत बन गए हैं, राइट। और उसके अलावा एरोप्लेन्स हैं, शिप हैं, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। बट हम ये बात उस समय की कर रहे हैं जब लोगों के पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं था सिवाय कि हॉर्सेस और एलिफेंट्स और कार्ड्स के, एंड देयर वर नो मैन मेड पासेस। अब आता है अनदर इन्फ्लुएंस, वो क्या है, द इंडस एंड द गंगा। इंडस रिवर तो मैंने आपको दिखाई, वहीं जब मैंने आपको हिमालय दिखाया था तो उसी रीजन में गंगा रिवर, ये दोनों ही रिवर्स, इंडस एंड गंगा, ये दोनों ही हिमालय से निकलती हैं, एंड मेक्स द नदर्न प्लेन्स वेरी फर्टाइल एंड प्रॉस्पेरस एंड गिव बर्थ टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस। अब क्या होता है, जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो वो अपने साथ बहा कर लाती हैं बहुत सारे मिनरल्स। वो मिनरल्स जब मिट्टी में मिलते हैं, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स, तो ये मिट्टी को बनाते हैं उपजाऊ, बहुत अच्छा बना देते हैं, बहुत रिच सॉइल बनाते हैं। और जब मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, तो पुराने समय में सबसे अच्छा जो बड़ा ट्रेड का रीजन था, या जो भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, वो क्या था, एग्रीकल्चर था। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, आज भी है, और पुराने समय में तो और भी ज्यादा था। आज भी इंडिया में अराउंड 70% लोग फार्मिंग करते हैं। उस समय तो इंडिया में 100% लोग फार्मिंग ही करते थे, इवन 99% लोग फार्मिंग करते थे, राइट। तो जब जमीन अच्छी होती है तो खेती अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है तो फसल की कीमत अच्छी मिलती है, और कोई भी एरिया प्रॉस्पेरस बनता है, रिच बनता है। अब जिस एरिया में प्रॉस्पेरिटी होती है, जहाँ की जमीन अच्छी होती है, वहां पर ही नई नई सिविलाइजेशंस बनती हैं। जैसे जब आप आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो कहाँ पर थी, वो पूरी आप देखेंगे तो इंडस रिवर के रास्ते में ही थी, नियर द बोलन पास, नियर द इंडस रिवर इन प्रेजेंट पाकिस्तान, और उसके बाद गुजरात में। जहां जहां से इंडस रिवर होके गई वहीं पर उन लोगों ने अपने सिटीज बनाए, क्योंकि रहने के लिए, जीने के लिए पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बट इट इज also important for agriculture, it is also important for domestic use, for industrial use, and river is also important for navigation. उस समय में जब ट्रेन नहीं थी, बसें नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लोग बड़ी बड़ी नाव बनाते थे और उसके जरिए व्यापार करते थे पानी के रास्ते। So the navigability of the northern rivers had internal trade and commerce. Similarly, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर भी हिमालय से होकर के पूरा जो आपका यूपी है, प्रेजेंट यूपी बिहार, उधर से होते हुए पूरा वेस्ट बंगाल में जाती है, और लास्ट में जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, राइट। तो अब उसके रास्ते में भी जितने शहर आए वो सब सिटीज बहुत प्रॉस्पेरस हुए, जहां जहां से गंगा होकर निकलती है। वहां का लैंड भी बहुत फर्टाइल है और वहां पर प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो गंगा रिवर के आसपास जो भी सिटीज थे, वहां पर बड़े बड़े पोर्ट्स बन गए। पोर्ट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, रिवर पोर्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं एरोप्लेन के लिए, इसी तरह से रिवर पोर्ट्स होते हैं जहां पर शिप आकर रुकते हैं। तो एशियन रिवर पोर्ट्स थे सच एज कन्नौज, कन्नौज इज नियर कानपुर, आज भी है। बनारस, आपने नाम सुना होगा, वाराणसी बोलते हैं प्रेजेंट डे में उसको। पाटलिपुत्र इज प्रेजेंट डे पटना, बिहार की कैपिटल है। एंड प्रयाग, प्रयागराज अभी उसका नाम था, एंशिएंट नेम था, बीच में उसका नाम इलाहाबाद रहा, अभी वापस से प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयाग, ये सब बड़े बड़े पोर्ट थे, ट्रेडिंग पॉइंट थे, तो बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड हैड द ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम। और देखिए इन्हीं रिवर्स के किनारे बड़े बड़े राज्य बने। स्पेशली आप जब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, पाटलिपुत्र वाज अ वेरी बिग किंगडम एंड वेरी प्रॉस्पेरस किंगडम। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके आने वाली जनरेशन ने, जिनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अशोका द ग्रेट। अब साउथ की बात करते हैं, तो टू द साउथ ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स, अब गंगा जब गंगा प्लेन्स खत्म होते हैं और उसके हम साउथ में आते हैं, तो वहां पर है विंध्या रेंज, जो मैंने आपको अभी
मैप में दिखाई थी, जो इंडिया के सेंटर से होके निकलती है, राइट, विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो दे कट अक्रॉस द मिडिल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बीच में से कट करते हैं। कट करते मीन्स एक्ट एज अ बॉर्डर, बॉर्डर का काम करते हैं बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अंडरस्टूड? और इसलिए कट करते हैं क्योंकि आज नहीं है ये प्रॉब्लम। आज के समय में तो क्या है, पहाड़ों को काट के रास्ते बना दिए गए हैं, बट एंशिएंट टाइम में चलन कैसा था कि अगर पहाड़ हैं तो वो हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको काट के रास्ते बनाने की सोचे। तो ना तो इधर के लोग उधर जाते थे आसानी से, ना उधर के लोग, नॉर्थ के लोग साउथ में आते थे, ना साउथ के लोग नॉर्थ में जाते थे। क्लियर? आज तो सब जगह आना जाना बहुत आसान है। ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से विंध्या रेंज नदर्न एंड सदर्न सब कॉन्टिनेंट को बीच में से क्रॉस करती है, राइट। अब इससे क्या हुआ, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कल्चर्स, इससे दो डिफरेंट कल्चर्स का जन्म हुआ। अब नॉर्थ में देखा जाए तो देयर वाज वैदिक कल्चर एंड इन साउथ देयर वाज द द्रविडियन कल्चर। आज भी हम देख सकते हैं नॉर्थ इंडियन की कल्चर में, नॉर्थ इंडियन कल्चर में और साउथ इंडियन कल्चर में काफी डिफरेंस है। So now you can understand why this difference is there, because these were two different parts of the nation due to the Vindhyachal mountain range. अब हम लास्ट में बात करेंगे चलन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की। सो अ सोर्स इज एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। एक सोर्स कोई भी चीज जिससे हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में, दैट इज नोन एज सोर्स। हिंदी में बोलते हैं जरिया, माध्यम। लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स और एनी काइंड ऑफ लिटरेचर, यानी कि रिटन मटेरियल। हिस्टोरियंस डिवाइड सोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। हिस्टोरियन वर्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मीन्स द पीपल हु रिवील हिस्ट्री फॉर यू। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? लाइक वो चीजें जो हमें खुदाई में मिली हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, खुदाई में मिले भी हैं और कुछ बने हुए हैं ऑलरेडी ऊपर हमें दिखाई देते हैं। कॉइन्स एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी डेड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, लाइक हड्डियां, दांत। इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना जो फॉसिल हमें मिला है या जो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है, दैट इज की लोअर जॉ मिला है अब से 28 लाख साल पुराना, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय भी ह्यूमन बीइंग था। उस जॉ में 4 दांत लगे हुए हैं। इथोपिया में मिला है ये। लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है यानी कि हाथ से लिखे हुए सोर्सेज, जिन्हें हाथ से लिखा गया अलग अलग तरह की चीजों पे, चाहे कपड़े पे, चाहे पत्तों पे या बाग पे। रिलीजियस लिटरेचर लाइक रामायण महाभारत, सेक्युलर लिटरेचर लाइक पंचतंत्र की कहानियां, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित कहानियां या बातें, एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जो इंडिया के अंदर जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए उनके अकाउंट्स, उनकी डायरीज, और क्रॉनिकल्स यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। इस सब से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन ये सब सोर्सेज के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और तब मैं आपको डिटेल में इसे समझाऊंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, thank you for watching this video. If you like the video, kindly like and subscribe. Thank you very much.